जी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर थैंक यू सो मच सर, आप अपना कीमती समय निकाल कर सर आपने ज्वाइन किया। जी जी, थैंक यू। और सर कि आप बताना चाहेंगे आपका कि अब तक सफ़र कैसा रहा सर जियो में। जी जी, अब तक जो मेरा जियो हेल्थ क्लिनिक के साथ जो मेरा मतलब कांटेक्ट रहा है, या मतलब जो मैंने पेशेंट्स कंसल्ट किए हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया रहा है। मतलब मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छे से मतलब हम पेशेंट्स को देख रहे हैं, और साथ में उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन भेज रहे हैं, और उनको जो है कुछ मेडिसिन क्रॉस चेक वगैरह, मतलब और उनके जो रिजल्ट्स है तो वो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ जियो के साथ, और काफी समय से मैं काम कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ गुड रिजल्ट्स एंड गुड डेडिकेशन फ्रॉम द वर्क स्टाफ। ओके ओके। और सर कि आपने जैसे अभी तक जियो में पेशेंट देख रहे हैं सर, तो सर कि आपने काफ़ी पेशेंट देखे हैं, तो सर कोई केस कि आप उसके बारे में शेयर करना चाहेंगे हमारे हेल्थ पार्टनर के साथ। जी जी, मैं मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, बट मैं कुछ केसेस यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो 21 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट था। तो नाम मुझे अभी याद नहीं है, बट जो उसकी जो फाइंडिंग्स थी और रिजल्ट्स है, या मतलब उसकी जो रिपोर्ट्स थे, जो इन्वेस्टिगेशन हमने कराई, तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ आपको अपडेट देना चाहूंगा। जैसे कि पेशेंट हमारे पास पहले विजिट में आया था, वो एक यूनिलेटरल ईयर पेन करके आया था और डिस्चार्ज करके आया था। तो एज पर जो हमारे वहाँ पे पार्टनर है जियो, उन्होंने उनका एग्जामिनेशन किया है, बोल रहे थे पास निकल रहा है एक कान से। तो जो ही मेरे पास केस आया, मैंने पेशेंट की हिस्ट्री ली। तो पेशेंट की हिस्ट्री में उसका ईयर डिस्चार्ज और ईयर पेन कंप्लीट आ रहा था। तो फिर उस टाइम मैंने उसको क्या किया, मैंने कुछ एडवाइस दी पेशेंट को कि जैसे आप अपना जो ईयर है वो ड्राई रखो, कॉटन यूज करो वाइल मतलब बाथिंग, जाए अपने हेड जो आप जैसे आप अपना सिर धो रहे हो। तो उसके अलावा मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, जैसे कि एंटीबायोटिक्स की, एनाल्जेसिक्स की। उसके अलावा मैंने पेशेंट को मतलब कुछ और भी ड्रॉप्स दिए। तो फिर पेशेंट हमारे पास, और मैंने पेशेंट को कहा एक हफ्ते बाद मुझे फॉलो अप करना है, और पेशेंट एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद फॉलो अप किया। जो ही पेशेंट फॉलो अप में आया, तो पेशेंट का जो है वो पास बिल्कुल इम्प्रूव हो गया था। तो मतलब कोई पास नहीं था, पेन नहीं था। अलबत्ता पेशेंट उस टाइम मुझे कंप्लेंट लेके आया कि मुझे हियरिंग लॉस है। यस सर। तो रीजन क्या है कि पहले पेशेंट ने हियरिंग लॉस के बारे में क्यों नहीं बोला उस टाइम, क्यों बोला? क्योंकि जो हमारा पेशेंट को ऑलरेडी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन थी, वो मतलब पहले से ही थी, वो क्रॉनिक केस था। तो उस टाइम उसका पास जो कान में आ रहा था, उसकी वजह से उसको हेयरिंग लॉस नहीं हो रही थी, क्योंकि वो ब्लॉक कर रहा था मेम्ब्रेन के बदले। जो ही वो पास ड्राई हो गया, तो उसका पेन और वो जो एयर, क्या बोलते हैं इसको, ये पेन और एयर डिस्चार्ज, वो तो रिजॉल्व हो गया। बट पेशेंट कंप्लेंट करने लगा कि मुझे डिस्चार्ज, ये डिक्रीज्ड हियरिंग है। तो वो तो एक्सपेक्टेड ही है कि पेशेंट को डिक्रीज्ड हियरिंग होगी उस टाइम। तो उस टाइम पे मैंने पेशेंट को क्या किया, मैंने पेशेंट को प्योरटोन ऑडियोमेट्री करने के लिए बोला, और साथ में पेशेंट ये भी बोल रहा था कि आप दर्द तो ठीक हो गया है, लेकिन मुझे पास्ट एक्सपीरियंस था पेशेंट का कि वो बोल रहा था कि मुझे हल्का हल्का दर्द हो रहा है। तो जो ही मुझे कुछ आइडिया आने लगा, मैंने पेशेंट को बोला आप प्योरटोन ऑडियोमेट्री और एचआरसीटी टेम्पोरल बोन की ले जाओ। तो हमारा रोल क्या रहता है प्योरटोन ऑडियोमेट्री का, उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट की हेयरिंग लॉस कितनी है, और किस टाइप की हेयरिंग लॉस है। कोई कंडक्टिव है, सेंसोरी न्यूरल है, जैसे कि मतलब कोई हड्डियों में प्रॉब्लम है, पर्दे में प्रॉब्लम है, या उसके अलावा कोई नर्व में प्रॉब्लम है। तो जो ही पेशेंट, और सीटी इसलिए कराया, हम देखना चाहते थे कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है कान में। जो ही पेशेंट मेरे पास आया, तो ऑब्वियसली उसको हियरिंग लॉस था। प्योरटोन ऑडियोमेट्री पे माइल्ड हियरिंग लॉस, माइल्ड हियरिंग लॉस क्या होता है कि कुछ मतलब जैसे कि 25 डेसिबल का हियरिंग, 30 डेसिबल का हियरिंग लॉस था। और साथ में पेशेंट का जो एचआरसीटी कराया, तो उसपे ना उसका ईयर जो है वो कोलेस्टेटोमा दिखा रहा था। कोलेस्टेटोमा मतलब एक किस्म का इन्फेक्शन होता है, वो बून को इरोड करता है। तो जो ही वो केस मैंने देखा, तो मैंने पेशेंट को इमिजिएट ये कहा कि आप एक चीज करिए, आपके लिए जो मैं सबसे बेस्ट एडवाइस करूंगा वो आपके लिए ये रहेगा, आप सर्जरी के लिए जाइए। क्योंकि उसपे जो ऑसिकल्स थे पेशेंट के, जैसे कि हड्डियां हम बोलते हैं, कान की हड्डियां, वो भी मतलब उसका असर होने लगा था इन्फेक्शन का उन पे।
यस सर। जी जी जी। तो जो ही उसके बाद मैंने पेशेंट को बोला था जो ही आप सर्जरी के लिए जाएंगे आप फॉलो अप में रखिए। तो मुझे फिर उस पेशेंट के जो कांटेक्ट डिटेल्स है तो उससे मुझे पता चला कि पेशेंट की सर्जरी हुई है और पेशेंट की सर्जरी हमने यहाँ से एडवाइस की तो वहाँ पे उसकी सर्जरी हो गई। जो ही पेशेंट की सर्जरी हो गई उसका फॉलो अप रहा मुझे और पेशेंट अभी कह रहा है कि सुनाई में भी बहुत फर्क है और पेन भी गया और पस भी गया तो पेशेंट की जो है कंडीशन रिजॉल्व हो रही है। तो मेरा मतलब ये कहने का है ये केस डिस्क्राइब करने का कि जियो की मदद से उस पेशेंट को ये फायदा पहुंचा जो मैं मतलब बोलना चाहूंगा आम आवाम को यस सर। कि कि पेशेंट को हमने मतलब ऑनलाइन ऐसे कंसल्ट किया कि उसको इतना फायदा पहुंचा जितना वो क्या एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था। जैसे कि उसको मतलब हमने हियरिंग लॉस उसको डिस्चार्ज पेन बहुत उसको हमने जो इन्वेस्टिगेशंस कराई ये सब कुछ करा के उसको हमने ऑनलाइन ये सजेस्ट किया आपको सर्जरी करने हम इस नतीजे पे पहुंच गए। और जो ही पेशेंट की सर जो ऑफलाइन कंसल्टेशन हुई वहां पे जो हमारे सर्जन साहब बैठे थे उन्होंने भी सेम उसको कहा कि यू हैव टू अंडरगो सर्जरी। कहने का मतलब यह है कि ऑनलाइन से उसको जो कंसल्टेशन मिली वो ऑफलाइन के थ्रू भी मिल जाती उसको। यस सर। मतलब उसको उतने विजिट ऑफलाइन भी करने पड़ते। उसने फॉर एग्जांपल अगर ऑफलाइन 3 विजिट किए ऑनलाइन भी 3 विजिट किए मतलब उसको उतना ही विजिट ऑफलाइन भी जाना था जितने कि वो हमारे पास ऑनलाइन आ गया। जी जी, थैंक यू सो मच सर। और सर देखिए हमारे साथ आज सभी ये रेस्पेक्टेड हेल्थ पार्टनर जुड़े हुए हैं सर। तो सर इनको सर आप कुछ कि अपनी ओर से टिप्स देना चाहेंगे सर इनके पास कि काफी पेशेंट आते हैं इस प्रकार के कि मतलब कान में पेन है या फिर ईयर डिस्चार्ज हो रहा है। तो सर आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे या उनको कि उस समय कुछ खाना नहीं चाहिए या फिर आप काउंसलिंग करना चाहेंगे सर कुछ। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो मैं जो आपके सारे हेल्थ पार्टनर्स हैं उनसे मैं आपको यही बोलना चाहूंगा एज एन ईएनटी कंसल्टेंट मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो भी फॉर एग्जांपल आपके ईयर नोज के और जो थ्रोट के केसेस आते हैं सबसे पहले अगर आपके पास ईयर में ईयर डिस्चार्ज ईयर पेन है आप उसको ज्यादा कुछ मत करिए आप उसको सिंपल ये एंटीबायोटिक और जो अपारे एनाल्जेसिक है वो बेसिक सब जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो करिएगा वो उस पे और उनको बोलेगा कि पानी से दूर रहे और जो आप वाइल मतलब जैसे आपके नहाते हो कुछ हो उस टाइम आप रुई का ये ना मतलब कॉटन का इस्तेमाल करें कान में कॉटन का ताकि पानी ना जला जाए और कोल्ड खासकर रेफ्रिजरेटेड फूड्स है वो अवॉइड करें जैसे कि मैं हर एक पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ। यस तो सर। ये बेसिक चीज रहेगा हमारी ईयर डिस्चार्ज की जहां तक आपकी ईयर केस की सवाल है अगर पेन हो रहा है आप उसको एंटीबायोटिक प्लस एनाल्जेसिक दीजिएगा। तो उसके अलावा आप उनके साथ कुछ भी मत करिए बस ये आपका बेसिक ट्रीटमेंट रहेगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। और सभी हेल्थ पार्टनर से सर मेरी रिक्वेस्ट है सर एक एक करके आप कि डॉक्टर जिशान अहमद सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। जी आप जी जी अगर किसी को कोई भी सवाल है वो पूछ सकता है बिल्कुल। जी जी, डॉक्टर सरफराज अहमद सर आप बताइए। आप पूछ सकते हैं सर से क्वेश्चन। जी सर, गुड आफ्टरनून सर जी। जी जी गुड आफ्टरनून हाँ बोल। सर से ये साइड सिर्फ मेरा है, ये साइड है बस और कुछ नहीं, हेयर इन लॉस। जी जी। जी सर, तो दोनों साइड ही है दोनों साइड से क्या है। ये बार से हमारा इसकी जो निकल जा रहा है फिर वो फिर से आ नहीं रहा है। ये बायोटीन BB7 एक टैबलेट आती है, मैं सोचा उसको लेने के लिए, तो मैं अभी तक लिया नहीं इसको। नहीं नहीं जी जी आपका जो बोल रहा है आपका जो ये दोनों साइड है जो हैवी रहता है। जी सर, हाँ हाँ हल्का कौन है सा सर। कौन। जी जी आप दिखा सकते हैं ये वाले रीजन आपके हैवी रहते हैं ये वाले। जी जी जी। तो आप ये कब से है और मतलब मतलब और इसके अलावा कौन से इश्यूज आप आते हैं आपको। सर 6 मंथ से हुआ है। ये जी बाल जी यहाँ नहीं आ रहे, हल्के हल्के बाल हो रहे हैं, इसीलिए हम ये बाल को हटवा दिए थे। डॉक्टर सरफराज अहमद सर मैं आपको बता दूं सर ईएनटी डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं। ठीक है। जी हाँ जी हाँ। जो आपका केस है वो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर वाला केस जी है। जी। ठीक है सर। तो जी जी, ठीक, थैंक आपका यू जो सर। केस है जी जी आपका जो केस है एग्जैक्टली ये हेयर फॉल का है हेयर लॉस का है ये डर्मेटोलॉजिकल केस है। आप जी ईएनटी सर। केस जो भी कोई भी ईएनटी केस के रिलेटेड आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो।
जी जी। सर एक सिस्टर्स है, उनके कान का जो ये सर्जरी हो चुकी थी, फिर भी पस आ रहा है वहां से हाँ 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 हाँ, जी जी आगे जी। बढ़ने। तो जी उसका जी। ये उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो जो कान की सर्जरी हुई है वो सक्सेसफुल नहीं हुई है, जी और सेकंड रीजन ये हो सकता है कि उनको ना बाहर से इन्फेक्शन हो सकता है, बाहर से एक्सटर्नल ऑर्डरी कैनाल। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है वो मतलब सर्जरी फेल हो गई है, उसकी जो भी सर्जरी हुई है, मतलब उसका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो लगा नहीं है। जी। सर इसका फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, फिर से सीटी स्कैन एक्सरे कराएं या क्या है उसका? जी जी, उसका सबसे पहले आपका बेसिक एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, ऑटोस्कोपी। हिस्ट्री और जी एग्जामिनेशन पहले आता है, जी। और जो ही वो हो जाएगा उसके बाद आप जा सकते हो पीटीए, और पीटीए के बाद आप सीटी के लिए जा सकते हो। आप डायरेक्ट कभी सीटी के लिए नहीं जाना चाहिए। ठीक सर, मैं आपसे कंसल्ट कराता हूँ और फिर उसके बाद जो रहेगा आप रिसेप्शन पे डालिएगा, उस प्रोसीजर के हिसाब से हम करते हैं उसको। जी कोई बात नहीं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कोई ठीक, नहीं। मोस्ट थैंक यू वेलकम। सर। ठीक ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड आफ्टरनून सर। जी जी, गुड आफ्टरनून। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब पेशेंट को बिना किसी इन्फेक्शन के मतलब ईयर्स में लंबे समय तक इचिंग होने का क्या रीजन हो सकता हाँ हाँ, अगर लंबे समय तक इचिंग है, दो रीजंस हो सकते हैं विदाउट इन्फेक्शन। या तो वो वैक्स होगा, वैक्स जो मोस्ट कॉमनली जो इरिटेशन करता है और इचिंग होती है, और दूसरा एलर्जिक हो सकता है। तो ये दो है? मोस्ट कॉमन काजेस है जिसकी वजह से पेशेंट को एलर्जी हो सकती है, या तो बिना ईयर वैक्स। वैक्स सर, जी बिना जी वैक्स के होता मतलब ये मतलब ये उसको मतलब एलर्जी प्रॉब्लम है? जी जी, अगर बिना वैक्स के है तो एलर्जिक ही होता है मोस्ट ऑफ द रीजंस, यस। और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। चलो जी इन्फेक्शन को छोड़ दो, उसके बगैर एलर्जिक हो सकता है, और वैक्स है जो हम मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस में देख रहे हैं। वैक्स भी इचिंग करता है, और साथ में एलर्जिक जो हमारी कंडीशन है कोई भी। जी सर, ठीक है, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर, आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हाँ हैं हाँ, सर। वालेकुम सलाम। सर क्या मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि जन्मजात जिसको स्मेल नहीं आती, वो कारण क्या होता है सर? अच्छा अच्छा, पेशेंट को स्मेल नहीं आ रही है। जी जी। देखो, अगर पेशेंट को स्मेल नहीं आ रही है, उसका कॉज ये हो सकता है पेशेंट का जो ऑल्फैक्ट जो ना सेंसरी एरिया है जहां से यस अपना स्मेल आता है, उसमें ये हो सर। जी सकता है उसको क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस हो सकता है। सीआरएस में क्या जी। होता है कि जो एयर आपका जो ये नेजल डिस्चार्ज होता है वो अपना जो स्मेल एरिया होता है उसमें ब्लॉक आ जाता है, तो वो एक कॉज हो जी सकता है। तो जो दूसरा जी। हम देखते हैं रिसेंट टाइम्स में, जो कोविड के टाइम्स में हमें बहुत पेशेंट्स आते थे, जो इनका स्मेल लॉस ऑफ स्मेल होता था। रीजन क्या होता था? उनका जो कोविड इन्फेक्शन होता था उसकी वजह से जो उनका जो सेंसरी एरिया है वो डैमेज हुआ होता है। तो उस केस में मतलब ये चीजें होती थी। तो हम उनमें जो जो ट्रायल्स आज तक चली है, जो हमारा नेजल स्प्रे है वो मेन स्टे ट्रीटमेंट रहता है। तो वो यूज करके कुछ पेशेंट्स का मतलब 1 महीने यूज करके, कुछ 2 महीने रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट मैक्सिमम पेशेंट्स में रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि स्टिल उनका जो है वो चल रहा है। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस एक मेन काज है, जो साथ में, और हमारे कोविड जो हमने रिसेंट टाइम में देखा है। सर ऐसा है कि एक मेल है लड़का 15 साल का, तो उसको शुरुआत से ही स्मेल आती नहीं है। जी जी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि वो या तो वहां पे कुछ उसको कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगी, या तो वो डेवलप नहीं होगा अच्छे से। तो उसके लिए हमें जो है वो एक सीटी के लिए जाना पड़ेगा, बिल्कुल ओके ओके, मिनिमम थैंक सीटी के पांड्या लिए सर, जाना गुड पड़ेगा। इवनिंग सर। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डॉक्टर CL पांड्या सर। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, कई बार जैसे हम फील्ड में हैं सर, तो एक्यूट ओटालजिया के केस आते हैं सर, यानी अचानक से कान के अंदर दर्द हो गया सर। जी जी जी। तो वो हम सर इसको डिफरेंशियल डायग्नोज नहीं कर पाते हैं कि ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, या कोई कान के अंदर इंजरी हुई है, या कोई कान के अंदर फंगल इन्फेक्शन हुआ है, और उस समय डिस्चार्ज नहीं होता सर उसके जी जी ईयर जी। ईयर का डिस्चार्ज नहीं होता है। तो सर जो क्लिनिकली केस ज्यादा निकलते हैं कि मोर ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि ये केस हाँ, वेरी वेरी गुड इन्फेक्शन का। क्वेश्चन, इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन।
तो देखो, पहले जो आपकी जो कंडीशंस की है ना एक्यूट ओटेल्जिया की, ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आप सबसे पहले बहुत सारे कॉजेस है एक्यूट ओटेल्जिया के। जो मोस्ट ऑफ द कॉमन केस जो हमारे पास आता है वो फुरंकुलोसिस होता है, मतलब पेशेंट को दाना निकला है कान में, ठीक है, जो सबसे कॉमन कॉज है अभी एक्यूट ओटेल्जिया का। तो उसमें आप क्या करते हो, जो आपका ये ट्रैगल पॉइंट रहता है, आप इसको प्रेस करके देख सकते हो। अगर प्रेस करके बहुत ही ज्यादा पेन है, मतलब एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, एक होता है सीवियर, अगर सीवियर टाइप का पेन है तो बाहर ही आपको दबाने से आ रहा है, तो समझ लिए ये आपका फ्रंकली हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मैं नहीं कह रहा हूँ हर टाइम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। ये एक तरीका है। और उसके बाद आपका जो सेकंड आता है ऑटोमाइकोसिस। ऑटोमाइकोसिस क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन हो गया कान का, उसमें आपका जो है पेशेंट पेन करके आता है। बिल्कुल पेशेंट का पेन हो सकता है, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि अंदर से मुझे दर्द हो रहा है। तो बट उस केस में ये क्या है कि उसको अगर अंदर से पेन आ रहा है और साथ में कोई डिस्चार्ज नहीं है, कोई फाइंडिंग नहीं है आपकी, तो उसमें ये या हो सकता है या तो इम्पैक्टेड वैक्स हो सकता है, अगर फुरेंकल नहीं है। तो उस केस में हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट को एक स्पेशलिस्ट के पास भेजे, ताकि वो उसका ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सके। नहीं और सर, ऑटोस्कोप ऑटोस्कोपिक, देखते हैं हमारे पास छोटा ऑटोस्कोप है सर, वो 1000-1500 का आता है। तो उसमें जी सर जी, हम देखते हैं अंदर मिडिल ईयर तक, इंटरनल ईयर तक तो दिखाई नहीं देता सर। तो नहीं नहीं, उसमें इंटर उसमें ब्लैक ब्लैक सर कुछ दिखाई स्ट्रक्चर देती है कि ये म्यूकर का भी होता है सर, किताबों में पढ़ते हैं सर कि ये नहीं नहीं, एस्परजिलोसिस या म्यूकर, कोई म्यूकर हो सकता है या देखो कोई देखो ये देखो फंगस। देखो, आपको सबसे पहले क्या सीखना है कि आपका वैक्स नहीं होना चाहिए। अगर वैक्स कभी इम्पैक्टेड वैक्स होता है मोस्ट कॉमन, वो आपको समझ आएगा, वो आपको कैनाल में समझ आएगा, उसकी वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करके पता चल जाएगा। उसके अलावा अगर आपका व्हाइट कुछ आ रहा है ईयर में, व्हाइट स्ट्रक्चर या वो पर्ल्स जैसे आते हैं, ब्लैक पर्ल्स, तो समझ लीजिए वो फंगल इन्फेक्शन है आपका। बाकी नहीं जो तो सर, वैक्स, हाँ फंगल में भी सर क्या पस पस डिस्चार्ज करता है? भाई फंगल हो गया तो जो पस आती है सर नहीं, बाहर डिस्चार्ज करता है। देखो फंगल इन्फेक्शन का क्या है कि वो फंगल इन्फेक्शन पास करके तो नहीं आएगा, नहीं जरूरी नहीं है पास होगा, बट यह है कि काफी पेनफुल होता है फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन इज वेरी मच पेनफुल। हाँ तो सर जो इचिंग है, इचिंग का जो केस होता है, इचिंग चलती है, तो वो क्या सर अपन डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इचिंग ज्यादा है तो फंगल है, इचिंग नहीं है तो बैक्टीरियल है? हम्म। देखो, इचिंग का जहां तक सवाल है, आप फंगल और बैक्टीरियल में पूछ रहे हैं, तो जो बैक्टीरियल है उसमें इचिंग नहीं रहता है उतना, इचिंग जो है आपका फंगल इन्फेक्शन में ही रहता है ज्यादा। अच्छा, एक सर एलर्जिक में भी सर ऐसा होता है कि इचिंग चलती है, एलर्जिक जैसे कान के अंदर एलर्जी है या जी वैक्स जी, ड्राई हो गया है सर? जी जी, एलर्जिक में आपका इचिंग होता रहेगा, बट एलर्जिक में क्या है कि एलर्जिक में आपको ये करना पड़ेगा कि एलर्जिक में आपको ऑटोस्कोपी करनी पड़ेगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट ईयर का कोई भी केस है, एटलीस्ट उसमें आप कितना भी एक्सपर्ट हो, आप बाहर से डायग्नोसिस बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो सबसे आपके पास बेस्ट डिवाइस रहता है वो है ऑटोस्कोपी। ऑटोस्कोपी पे आप कोई भी डायग्नोसिस को पकड़ सकते हो। तो बिल्कुल आपका नॉर्मल सब कुछ रहेगा, कुछ नहीं होगा कान में, समझ लो एलर्जिक है, सब कुछ अच्छा, एक नॉर्मल है। सर जब से ही ओटालजिया का केस आया तो उसमें सर ये मिक्स्ड लिग्नोकेन वाली बैक्लोमेथासोन और क्लोट्रिमाजोल की जो ये ड्रॉप है, ये सर एक बार बैक्टीरियल फंगल सब में मिक्स करके दे सकते हैं सर? नहीं नहीं, 5 देखो, ड्रॉप, हम, ये ड्रॉप। देखो बिल्कुल कोई भी ड्रॉप आप यूज कर सकते हो ईयर के लिए। जो आपका हमेशा जो बेस्ट रहता है ना वो करना चाहिए। सबसे पहले आपको समझना चाहिए आपकी फाइंडिंग क्या है। अगर आपका जो फंगल आ रहा है उसके लिए आप स्पेसिफिक फंगल ही दे दो, कोई जरूरत नहीं है उसमें ज्यादा वो स्टीरॉयड देने की। फंगल में बेटर है कि आप फंगल ही दे दो, स्टीरॉयड से तो वो ज्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं रहेगा, और साथ में उसके इल इफेक्ट ज्यादा रहेंगे। गो डायरेक्ट फॉर फंगल या ड्रॉप्स। आपका मार्केट में जो है कैंडिड बायोटिक करके हाँ ड्रॉप्स कैंडिड आते सर, हैं, पहले कैंस। ओटा कैसी आती है सर, उसमें तो लिग्डोकैन और क्लोट्रिमाजोल दो ही हैं सर। जी जी, लिग्नोकैन भी आप दे सकते हो, क्योंकि वो एज एनेस्थेटिक एक्ट करेगा। बिल्कुल स्टीरॉयड नहीं होना चाहिए उसमें, आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। जो भी ईयर ड्रॉप आता है फंगल के लिए, हाँ बैक्टीरियल में आप स्टीरॉयड दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि स्टीरॉयड एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करता है। तो कोई बात नहीं, फंगल वैसे भी जो है उनको इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड में ही होता है ज्यादा, उनकी इम्यूनिटी वैसे भी स्ट्रांग नहीं होती है, तो स्टीरॉयड अवॉइड करनी चाहिए। जी ठीक है, थैंक यू कई सो मच केस में सर जैसे सर। ईएनटी का प्रिस्क्रिप्शन आता है हमारे पास, तो उसमें सुडोएफिड्रिन कॉम्बिनेशन लिखा होता है सर।
जी जी। सुडोएफिड्रिन सर। हाँ हाँ, उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ आता है? जैसे सर कई बार, जैसे कई ईएनटी वालों का प्रिस्क्रिप्शन, मेरा मेडिकल स्टोर है सर, तो जी उसमें जी। वो क्या है कि सुडोएफिड्रिन साल्ट वाली, या ये सर अपने जो आती है ट्राइक्लोडाइन और फिनाइलेफिरिन, ये प्रिपरेशन काफी यूज होते हैं सर, तो उसमें उनका क्या रोल होता है सर? देखो, ऐसे तो नॉर्मली सीडोइफेड्रिन का तो रोल कोई होता नहीं है और ना ही आता है। तो मुझे मतलब वो एयर ड्रॉप्स तो मैंने आज तक कोई प्रैक्टिस में नहीं देखा है सीडोइफेड्रिन यूज करते हुए, जहां तक मेरी प्रैक्टिस का सवाल है। अब आई डोंट नो फर्दर कि किस लिए यूज करते हैं, उसके लिए सॉरी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और डॉक्टर मनीष नाथ सर, आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। हेलो। हाँ हाँ जी, जी जी। हाँ सर, मेरा आई वांट टू आस्क क्वेश्चन अबाउट सर हियरिंग एड्स है। व्हेन शुड वी यूज हियरिंग एड्स, इन विच यस यस। स्टेज? देखो, एज फार एज hearing aids are concerned, you can use them at a certain hearing loss. आपको सबसे पहले एक प्योरटोन ऑडियोमेट्री के लिए जाना है। उस पे आप एसेस करोगे कि पेशेंट को हेयरिंग लॉस कितनी है और किस टाइप की है। जी आपके पास फॉर एग्जांपल पेशेंट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस करके आता है और यंग है, तो उसमें जी आप अगर बेटर है उसका सर्जरी से ठीक हो जाएगा, तो यू शुड अवॉइड यूजिंग हेयरिंग एड इन दैट पर्सन। अगर आप उसके दोनों कान ऑलरेडी चले गए हैं, तो मतलब यंग में ये है कि यंग में कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, तो यू कैन मतलब कंडक्टिव का मतलब है या तो पर्दे में छेद है या तो हड्डियों में प्रॉब्लम है। तो ऑलवेज बेटर है आप उसको सर्जरी से ही ठीक करें, क्योंकि उसको हेयरिंग एड का ज्यादा यूज नहीं रहेगा। हेयरिंग एड हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे जैसे हमारे ओल्ड एज पेशेंट्स आते हैं, जी प्रेस्बिक्यूसिस उसको बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि उसको हम प्योरटोन ऑडियोमीटर पे एसेस करते हैं कि उसकी हेयरिंग लॉस कितनी है। अब माइल्ड पे हम देखते हैं, माइल्ड पे यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपका मॉडरेट है, यूनिलेटरल एक साइड ठीक है, तब भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपके दोनों मॉडरेट आ रहे हैं, मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है या फिर सीवियर है या प्रोफाउंड है, गो फॉर हियरिंग एड। पेशेंट पेशेंट को हमें स्टेबल करना है, पेशेंट को हमें ईज करना है, पेशेंट को फायदा देखना है कहाँ पे पहुंचेगा। जहाँ पे पेशेंट को ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, यू कैन अवॉइड यूजिंग हियरिंग एड। सर सर, अगर पेशेंट ओल्ड एज है और उसके सर जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम है या ओसिकल्स में प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी ये हियरिंग एड्स काम करेंगे सर? इफ द पेशेंट इज ओल्ड एज पेशेंट, राइट? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बेटर बेटर है। अगर ओल्ड एज में आपका ऑसिकल्स ठीक नहीं है, ये है तो उसमें आप हेयरिंग एड के लिए ही जाइए, बेटर रहेगा। हेयरिंग एड आई थिंक रिमेन गुड देन अदर थिंग्स, बिकॉज यू कैन नॉट मतलब हेल्प दैट ओल्ड पर्सन विद सर्जरी। सो बेटर इज टू गो फॉर ओके हेयरिंग एड। यस, यू कैन यूज हेयरिंग एड, नो इश्यूज। सर, कैन यू सर टेल मी अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हियरिंग एड्स राइट नाउ अवेलेबल इन द मार्केट? So there are different types of hearing aids. Some hearing aids they are in the canal type. Some which we fit in the internal this external auditory canal. They cannot be seen from external side. Some are which we fit in the ear within the canal. Okay, and some are which are outside this canal. These are actually depending on the position of the this hearing aid wire. And some hearing aid nowadays comes for that we have to undergo surgery, we can directly place in them in the middle ear. Okay. डॉक्टर जिशन, जस्ट वन थिंग, हमारे हेल्थ पार्टनर जैसे रूरल एरिया से हैं, तो अगर आप थोड़ा सा हिंदी में बताओगे तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। जी सर। जी जी, तो ये है मेरे कहने का मतलब कि हियरिंग एड हम कुछ ना मतलब ऑर्टरी कैनाल में भी, जो कैनाल है हमारी ईयर कैनाल, उसमें प्लेस कर सकते हैं। कुछ हम डायरेक्टली बाहर प्लेस कर सकते हैं, कुछ हम जो हमारा जो पिन्ना है उसके पीछे प्लेस कर सकते हैं, और कुछ हम डायरेक्टली ऑपरेट करके मिडल ईयर में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वो लोकेशन पे डिपेंड करते हैं पेशेंट क्या चाहता है। कोई पेशेंट कहता है कि मेरा हियरिंग एड नहीं दिखना चाहिए, तो उसमें हम माइक्रो हियरिंग एड भी यूज कर सकते हैं इन द कैनाल। ऐसा है कि इसके टाइप्स बहुत सारे इस बेसिस पे अगर आप कह रहे हो। तो उसके बगैर जो हमारे जो मतलब अभी मार्केट में अवेलेबल होते हैं बहुत सारे कंपनीज जो है, समन्स है, बहुत सारे हैं। तो देखा है कि वो अलग टाइप्स मतलब मेरा जो कहने का मतलब है पोजीशन बेस्ड जो मैं कहता हूँ, ऐसे हियरिंग एड आता है। बाकी कौन कंपनी कैसे बनाती है, अच्छी बनाती है, क्या बनाती है, वो सेकेंडरी है। ओके सर, उसका सर प्राइस रेंजेस कहाँ से कहाँ तक जाता है इसका हियरिंग एड्स का? जी जी,
प्राइस चेंज आपका जो है, देखो उसमें जो आपका 10,000 से रेंज करेगा वो 4 लाख 5 लाख इवन की मोर तक भी रेंज करेगा। डिफरेंस यही है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी मैचिंग है वो होनी चाहिए, ताकि कल जो मोस्टली जो आपके लोकल आते हैं उनमें जो टेनाइटस की प्रॉब्लम रहती है, पेशेंट को कुछ देर के बाद सुनाई कम देता है, वो लोकल होता है। उनमें कंपनीज जो है लोकल कंपनीज, जो ब्रांडेड कंपनीज है वो तो आम जो पेशेंट है जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, यू कैन रिकमेंड 20 to 30,000 हेयरिंग एड। सिमंस का है, कुछ है, बहुत अच्छी कंपनीज है, वो वर्क अच्छे से करती है। कोई ज्यादा जो चाहेगा मुझे बहुत ही अच्छा हेयरिंग एड चाहिए, 1.5 लाख का भी है, 4 लाख का भी, रेट इज वेरी फ्रॉम वेरी टू वेरी। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर CL पांड्या सर, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हाँ सर, जैसे कई पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि हमारे कान में चक्की सी चलती है, ऐसे घूं घूं की आवाज आती है सर। जी जी, टिनाइटस, टिनाइटस की प्रॉब्लम, जी जी, टिनाइटस। हाँ हाँ, टिनाइटस की जो है ना बहुत सारे कॉजेस है आपके, मतलब समझ लीजिए इसके मतलब 10-15 कॉजेस हो सकते हैं टिनाइटस की। तो उसमें सर ये सिनारिजिन और बीटा स्टाइन और यही देते हैं सर? हाँ हाँ, आप बीटा हिस्टीन भी दे सकते हैं, एक्चुअली उस पे बहुत सारे ट्रायल्स जो है हमारे चले हैं। तो वो है कि हम ट्रायल्स चला के पेशेंट उसको बोलते हैं कि जैसे कि बीटा हिस्टीन है, हम नॉरट्रिप्टिलिन देते हैं, वो क्या है एक्चुअली एंटी डिप्रेसेंट है। आप उसमें से अगर सेंसोरिनल हियरिंग लॉस है, आप उसको जैसे कि आपने नॉर्मली देखा होगा कैप्सूल ऑटो कैप लिस्टॉप ये जिंको बाइलोबा वगैरह, तो उन पेशेंट्स में इफेक्टिव रहता है। कभी कभार कॉज ये भी होता है कि आप ना मतलब वैक्स भी एक कॉज होता है टिनाइटस का। आपको हर एक चीज का ख्याल रखना है, जो भी आप जो हमारा क्लिनिशियन है, ही शुड लुक आफ्टर एवरीथिंग इन फैक्ट। तो सर टिनाइटस से क्या कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है सर? टिनाइटस से कंडक्टिव हियरिंग लॉस नहीं हो सकता है ना। देखो टिनाइटस एक सिम्टम है आपका, टिनाइटस एक्चुअली इज नॉट ए मतलब कॉज। टिनाइटस एक सिम्टम है, आपको पहले ये जानना है, ये एक लक्षण है। लक्षण के पीछे क्या कॉज है वो आपको जानना है। ठीक सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। और किसी हेल्थ पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर? Sir, I want to ask one more question, sir. Hello. यस ओके, नो इश्यूज। Sir, actually, is sir vertigo associated with the ear problem most of the Yes, time? yes. Yes. Vertigo is associated with ear problem. Most of the times, vertigo is related with ear problem. For example, you can see this BPPV. What does it mean? It is actually benign paroxysmal positional vertigo. Ear is one of the most common cause, because what happens in our inner ear, there are so much this endolymph, exolymph, what is change in position, that is always associated with change in position, is one of the most vertigo common causes of vertigo seen in ANT cases. Yes. Apart from that, there can be Meniere's disease, there can be vestibular labyrinthitis, but they are not much common. Always remember, ear is one of the most common related to vertigo, common cause. Yes. Okay, so sir, how to deal with sir this vertigo if it is Yes. associated with? Yes. At clinician level, for example, ENT, he knows how to deal it. So at a local level, some general physician or some general this practitioner, he will see that it maintain it with this some Vertin, for example, which comes beta histine. What is actually, it is vasodilator. It helps patient relieve vertigo. Give basic treatment. So if patient it resolves within certain time, no issues. If does not resolve, always refer to the required specialist, either neurologist or ENT, whatever you think at basic level it is. Okay, so the basic medicine is sir beta statin. Yes, basic medicine is that. You can start from there. Yes, Vertin, Okay. beta histine. Okay. sir, And also, and there are also some sir exercises for the BPPV. Yes. You can do maneuver. You will have heard ever this please maneuver. So you Yes, sir. can use that. Yes. So for that you need to practice, or you need to first see what is actually please maneuver, how it is done, and you can try that in patient. Yes. Okay. Thank you. थैंक यू सो मच सर। सर, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है सर, ये हाइपरट्रोपिक रेनिटाइटिस के बारे में बताएंगे आप सर, आप हमारे हेल्थ पार्टनर को? Sorry, hypertrophic or atrophic? Hypertrophic. हाइपरट्रोपिक सर। Okay.
See, what actually happens is why in this hypertrophic rhinitis. Actually, there, if I am right, if you can understand me, there occurs is there we have turbinates, Dr. Jishan, inferior sorry for turbinates. Can you disturbing. in हिंदी सर, हमारे हेल्प पार्टनर है सर जी, सभी सर। तो हमारे पास जो टर्बिनेट्स होते हैं ना, मतलब नाक में जो अंदर से जो हम देखते हैं टर्बिनेट होते हैं, वो जो गोश्त के टुकड़े टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, मिडल होता है, इंफीरियर होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो हाइपरट्रॉफिक टर्बिनेट्स होते हैं हमारे पास, अगर मेरा वो मतलब है, तो फिर एलर्जिक कॉमन कॉज होता है हाइपरट्रॉफिक। उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को ब्लॉक रहता है, नेजल ब्लॉक। एलर्जिक मोस्ट इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ दिस हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस। यस, थैंक यू सो मच सर। और किसी हेल्प पार्टनर जो सर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर? हेलो जी, यस यस। सर, ईयरबैग्स के बारे में थोड़ा मैं जानकारी चाहता हूँ कि बेसिक में उसमें क्या करना चाहिए अगर किसी के ईयरबैग्स है तो। एयरबैग्स में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यू कैन एडवाइस पेशेंट, आप जो आपके जो भी वैक्स ड्रॉप्स आते हैं मार्केट में, वैक्सोनिल करके, क्लियर वैक्स, वैक्सोल, एक्चुअली वो क्या होते हैं, वो वैक्स सॉफ्टनर्स होते हैं, वो वैक्स को सॉफ्ट करते हैं। तो पेशेंट को आप वो कर सकते हैं रिकमेंड यूज करने के लिए, और जो ही वो यूज करेगा, एक्चुअली समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ज्यादा ब्लॉक होएगा पेशेंट को, तो कभी कम ब्लॉक। ऑलवेज पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाए जो कान की सफाई करे, नॉट दिस क्यूक्स एंड जो लोकल्स होता है जो पेशेंट को, क्योंकि इसमें एक हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रहता है जिसका खास कर हमें ख्याल रखना पड़ता है। अगर डॉक्टर के पास जाएगा ऑलवेज बेटर है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर CL पांड्या सर। हाँ सर, हम जैसे ग्रामीण एरिया में बैठते हैं सर, ग्रामीण एरिया है, वहां पे जैसे रात के अंदर दर्द हुआ या सर एक बार घर में दर्द हुआ तो लोग सर गर्म तेल डाल लेते हैं कान में। एक्चुअली हाँ, आपका क्वेश्चन मुझे मुझे सुनाई नहीं दिया। आप कैन यू रिपीट? हाँ, जैसे सर गांव में जैसे रात को किसी कान में दर्द हो गया, या दिन में एक बार घर में कोई एंटीरियर में साइड में या गांव में हो जाते हैं सर, तो उसमें लोग क्या है कि सर उसमें सरसों का तेल डाल लेते हैं सर। देखो देखो, नहीं नहीं नहीं, ऑलवेज अवॉइड। जो अपने से मेडिसिन है हमेशा एडवाइस करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई, देखो मतलब आप फॉरेन बॉडी की बात कर रहे हैं ना, फॉरेन बॉडी ईयर की, हाँ सर। तो उसमें ये या तो लिविंग होता है या नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है तो उसको आप रिकमेंड करें किसी ENT सर्जन के पास, वो रिमूव करेगा, या ENT फिजिशियन। अगर उसके अलावा आपका जो रहता है ना, मतलब कोई लिविंग है कान में, तो उसमें आप अपना वैक्स ड्रॉप्स यूज करके वो पैरालाइज कर दो, क्योंकि उसके या तो वो पैरालाइज होगा या तो उसकी डेथ हो जाएगी इंसेक्ट की। बाद में उसको रिकमेंड करेगा किसी डॉक्टर के पास भेज दो, वहां पे सिरिंजिंग करके या जैसे भी डॉक्टर समझेगा मुनासिब निकाल देगा वो। ठीक। थैंक यू सो मच सर। यस, ओके, थैंक यू। और हेल्प पार्टनर सर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से, आप में से कोई भी सर। जी डॉक्टर मनीष नाथ सर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। Actually, sir, I want to ask about sir, allergic rhinitis. Is there sir permanent treatment for allergic rhinitis? Yes, yes, very good question. So, see what happens in allergic rhinitis, there is no permanent treatment as such, but there have been trials. Trials, what are the trials? We just normally patient comes to us, we give steroid sprays, we give anti-allergic, so it comes back. Patient says during a particular season I use these medicine, मैं use करता हूँ, ठीक हो जाता है, फिर से हो जाता है। तो फिर उसके बाद एक ट्रायल चला था कि आप उसमें इम्यूनोथेरेपी दे दो। इम्यूनोथेरेपी का कंसेप्ट आया था, जैसे कि पेडीमोंट करके नाम आप सर्च कर सकते हो, या तो इम्यूसिमाइल प्रो आया था, हमारे जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी इन्होंने लाया था। बट देखा गया कि उसमें इतना कोई रिजल्ट नहीं आया। तो एज सच एलर्जिक राइनाइटिस का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है मार्केट में। Oh, sir, one more question, sir, about loss of appetite. If the child's age is 6 years old and he is having loss of appetite, so it may be sir due to enlarged adenoids. Enlarged adenoids. Oh, loss of appetite. No, adenoids cannot go to loss of appetite. There is no such related. तो इसमें कोई loss of appetite की बात नहीं रहेगी एडेनॉइड में। तो एडेनॉइड में आपके जो कॉमन कॉज रहेगा वही नेजल ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा और ईयर ब्लॉक, डिक्रीज्ड हियरिंग रहेगा। और साथ में मोस्ट जो है उनका जो है ना, यस एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी में आपका ये है कि वो
पेशेंट को जो काफी दिक्कत होती रहती है, लेकिन लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं रहता है, जरूरी नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है उसमें। So there is no correlation between the loss of appetite and enlarged adenoids. No, as such there is no direct relation. Okay. No, not at all. And if the patient is having frequent fever at certain period of times, so it may be due to enlarged adenoids also. Yes. Fever has got direct relation with this. So you can indirectly relate that to that, but there is no direct. Yes, fever can be there, recurrent. This nasal discharge is one of the common cause, because there is recurrent chances of upper respiratory tract infection. Adenoid is one of the most common cause. Okay. So in that sir, case, and if the child sir, is yes, sir. adenoids, enlarged adenoids, sir, decrease in size by the age goes? The adenoids can decrease by usage of this adenoid spray, this steroid sprays, and with time they go under atrophy. But most of the times you cannot say to patient whether it will go atrophy or not. But you will try best your steroid sprays, and with age, after 5 years, chances of undergoing atrophy are there. थैंक यू सो मच सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे सर, ये एपिस्टैक्सिस के बारे में बताएंगे सर आप हमारे हेल्थ पार्टनर को सर? Yes, epistaxis is one of the जो जहाँ भी epistaxis है, first of all do one thing as general, कि आप पेशेंट को नोज अच्छे कोल्ड वाटर से बोलो धोने के लिए, you can teach for 5 minutes. It always remains your basic treatment. Okay. यस सर। और सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एपिस्टैक्सिस जो होता है सर, वो हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है ना सर? Yes, in old age patients, old age जो होता है, hypertension is one of common cause है epistaxis का, old age patients, young में तो नहीं होता है उतना। Yes. जी। और सर मैंने ये देखा है कभी कभार ना सर कि हम कैपिंग भी कर देते हैं, तो कैपिंग करने से भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, तो सर इसमें कुछ एडवांस आप ट्रीटमेंट बताना चाहोगे, टिप्स बताना? अगर आपसे ब्लीडिंग जो पैकिंग है, एंटीरियर नेजल पैकिंग, पोस्टीरियर नेजल पैकिंग, अगर आपकी एंटीरियर नेजल पैकिंग से नहीं कंट्रोल हो रही है, सेंड पेशेंट टू सम गुड सेंटर, वहां पे उसकी पोस्टीरियर पैकिंग हो जाएगी, या एक ENT सर्जन उसका जो है जो ब्लीडिंग सोर्स है वो लोकलाइज करके उसका बेस्ट ट्रीट करेगा। उन डेट के ऑलवेज जो बेसिक लेवल पे हमेशा एंटीरियर पैकिंग से ज्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए। ओके सर। और सर जैसे एपिटैक्सिस के सर जो पेशेंट होता है कि उनको कि ऐसा बोला जाता है कि रात में दूध नहीं पीना चाहिए, गर्म चीज नहीं, तो सर ये सही चीज है सर? उनको रात में क्या मतलब? मतलब गर्म चीज नहीं, मतलब दूध नहीं पीना चाहिए, गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए सर? ना ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारे मेडिकल में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ना कोई बुक ऐसा रिकमेंड करती है। ओके सर, थैंक यू। खाने पीने से। ओके, थैंक यू। और कोई हेल्थ पार्टनर सर आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर से? हिमराज मीमना जी, आप पूछना चाहते हैं सर क्वेश्चन? डॉक्टर हिमराज सर। I think time is. I think it is already 5. Can I stop here now, please? नमस्कार सर। सर only question sir from. So one more question, and after that, because I have some important work also. So it was only scheduled up to 5. That is why I'm saying. Okay sir, one question only sir. Okay, sure. हेलो। हाँ, आप बोलिए। नमस्कार सर। जी सर, मैं यूँ पूछ रहा हूँ सर, मैं रात को सोते समय है ना सर, मेरे को थोड़ा बलगम आता है, दिन में नहीं आता, नहीं खांसी नहीं कुछ नहीं सर। जी। तो इसके लिए आपका जो कॉज है, आप ये रह सकता है, जो आपका बेसिक कॉज है वो ये हो सकता है कि आपका राइनाइटिस होगा, पोस्टीरियर नेजल ड्रिप। तो उसके लिए आपको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कुछ मेडिसिन, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। So I think this is enough. It was scheduled up to 5. So thank you. थैंक यू सो मच सर। सर आपने अपना कीमती समय दिया सर यहाँ पर सर, आप थैंक यू सो मच सर। Okay, thanks all of you. Thanks all of you for cooperating, for bearing my these half an hour whatever. So thank you. काफी इम्पोर्टेंस रहा हमारे लिए, काफी हेल्पफुल रहेगा सर। Okay, thank you. Thanks a lot.
और हमारे हेल्थ पार्टनर सभी का सर धन्यवाद, आप ज्वाइन किए हैं अपना कीमती समय निकाल कर। और थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर जिशान सर।